हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू डॉक्यूमेंट्री ऑफ व्यक्त। आज की ये वीडियो इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द नोएडा डबल मर्डर केस। सो जिन लोगों ने भी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखी है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट, वरना तुम्हें आज की वीडियो समझ में नहीं आएगी। यू कैन क्लिक दिस नोटिफिकेशन टू वॉच इट। सो या विद दैट अब स्टार्ट करते हैं। 1 जून 2008। अब आरुषि और हेमराज के केस को सीबीआई ने ऑफिशियली नोएडा पुलिस से टेक ओवर कर लिया था। इस सीबीआई टीम में टोटल 25 मेंबर्स थे और इस टीम को लीड कर रहे थे सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार। अरुण कुमार केस टेक ओवर करते ही 1 जून को आरुषि तलवार के घर पहुंचते हैं। घर में आकर वो वहाँ की सारी इंपॉर्टेंट आइटम्स और एविडेंसेस को कलेक्ट करने लगते हैं, जैसे बेडशीट्स, पिलोज, पिलो कवर्स, बॉटल्स और जो भी आइटम जो उन्हें सस्पिशियस लग रहे थे और जिन्हें वेपन्स की तरह यूज़ किया जा सकता था। कलेक्ट करके वो इन सारे आइटम्स को प्रॉपरली लिस्ट करते हैं और फिर इन सब का सीजर मेमो बनाया जाता है। सीजर मेमो जिन्हें नहीं पता, सीजर मेमो एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें सीबीआई या फिर पुलिस लिखती है कि उन्होंने एविडेंसेस कहाँ से पकड़े, कहाँ कहाँ उन्हें मिला और किस टाइम पे उन्हें मिला, एक्सेट्रा। कमिंग बैक, सारे आइटम्स को सील करके फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है ताकि उन पर टेस्ट रन्स किए जा सके। एविडेंस कलेक्शन के दौरान सीबीआई हेमराज के रूम को भी क्लोजली इंस्पेक्ट करती है। इंस्पेक्शन में उन्हें कुछ इम्पॉर्टेंट या फिर सस्पिशियस तो नहीं मिला, पर उसके रूम से उन्हें कुछ वाइन के बॉटल्स और बियर बॉटल्स मिले। हेमराज के रूम के चेकिंग के दौरान नुपुर तलवार उधर ही खड़ी थी। सो सीबीआई उनसे पूछती है कि क्या हेमराज अल्कोहल पीता था? दिन में अक्सर वो कितने बार अल्कोहल कंज्यूम करता था? नुपुर ने कहा नहीं, वो दारू को कभी हाथ भी नहीं लगाता था, पर हाँ कभी कभार टेरेस पे जाकर सिगरेट या बीड़ी जरूर पीता था। सीबीआई बिल्डिंग्स के रूम के साथ साथ बिल्डिंग के स्टेयर्स और टेरेस को भी डिटेल में सर्च करती है। फिर सर्च खत्म होने के बाद सीबीआई लेटर राजेश तलवार को इंटरोगेट करने लगती है। सीबीआई राजेश तलवार से पूछती है कि तुम 15 मई की रात कितने बजे सोए थे? राजेश तलवार कहते हैं कि वो रात के 11 बजे सोए थे। फिर पूछा गया, क्या तुम पूरी रात अपने कमरे में ही थे? राजेश, हाँ। सीबीआई कहती है चलो ठीक है, तुम रात भर अपने कमरे में ही थे, पर तुम्हारे और आरुषि के कमरे में 2 से 4 फीट का ही डिस्टेंस था। सो अगर आरुषि के रूम में आवाज़ हुई होती तो तुम्हारे रूम में ज़रूर सुनाई देता, पर तुम तो कह रहे हो कि तुम्हें कोई आवाज़ ही सुनाई नहीं दी, ऐसा क्यों? राजेश जवाब देते हैं कि उनके रूम का एसी बहुत ही ज़्यादा पुराना है और जब भी वो रूम के अंदर एसी चालू करते हैं तो उस एसी का आवाज़ इतना ज़्यादा होता है कि बाहर से आने वाली कोई भी आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देती है। सीबीआई फिर राजेश को पूछती है कि तुम्हें सुबह बॉडी कैसे मिली? इस पर राजेश एक स्टोरी बता देते हैं कि कैसे सुबह मेड आती है और बेल बजाती है और फिर हेमराज नहीं था इसलिए उसकी वाइफ जाग जाती है। फिर वो स्पेयर कीज ढूंढती है। उन सारी कमोशन के बीच में राजेश भी जाग जाते हैं। वो डाइनिंग टेबल के पास एक अल्कोहल की बोतल देखते हैं और फिर लेटर बॉडी डिस्कवर होती है। अब राजेश तलवार कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ, ये चेक करने के लिए सीबीआई ने उसके घर का एसी चेक किया। सीबीआई की एक टीम आरुषि के रूम में जाकर शोर मचाने लगती है और सीबीआई के डायरेक्टर अरुण कुमार खुद उसके तलवार के रूम में जाकर पर्सनली चेक करते हैं कि आवाज़ सचमुच में आ भी रही है या नहीं। चेक करने के बाद सीबीआई बोलती है रूम का एसी चालू करने के बाद बाहर की कोई भी आवाज़ अंदर नहीं आ रही थी। सो ऐसी सिचुएशन में इट वाज नियरली इम्पॉसिबल कि उस टाइम पे बाहर से कोई आवाज़ अंदर सुनाई दे। इसका मतलब था कि राजेश तलवार सच बोल रहा था। बट स्टिल 100% श्योर होने के लिए सीबीआई नुपुर और राजेश तलवार पर मल्टीपल टेस्ट रन करती है, जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया, साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो गया, नार्को टेस्ट, एक्सेट्रा। ये सारे टेस्ट होने के बाद जो टेस्ट रिजल्ट्स थे उससे इट वाज क्लियर कि तलवार सच बोल रहे थे कि उन्होंने आरुषि और हेमराज नहीं किया। पर अगर आरुषि और हेमराज तलवार ने नहीं किया तो फिर किसने किया? इसी के चलते सीबीआई आरुषि, हेमराज और तलवार के कांटेक्ट में जितने भी आदमी थे या औरत थे या फिर जो भी उनसे कनेक्टेड थे, उन सब से बातचीत करना शुरू करती है। यही एक नाम सामने आता है, कृष्णा, जो राजेश तलवार के यहाँ काम करता था। रीज़न सिंपल था, 11th में इंसिडेंट के 5 दिन पहले राजेश तलवार ने कृष्णा को क्लिनिक में सबके सामने डांटा था। इस डांट के चलते कृष्णा काइंडा गुस्सा हो गया था। उसके जो फ्रेंड्स थे उसने भी कंफर्म किया कि इस डांट से कृष्णा बहुत ज़्यादा गुस्से में था और तलवार को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था।
सीबीआई ने उसे कस्टडी में लेके इंटरोगेट करना शुरू किया। मीनवाइल उसके घर में जाकर उसके घर को सर्च भी करना शुरू किया। छानबीन के दौरान उन्हें एक कुकरी मिली। ऑफकोर्स खुकरी एकदम क्लीन थी और उसके ऊपर कोई ब्लड नहीं था, बट मैटर की सीरियसनेस को समझते हुए होना क्या था, सीबीआई ने कृष्णा का नार्को टेस्ट करवाया। ये टेस्ट के रिजल्ट्स काफ़ी इनकन्सिस्टेंट थे। कुछ बातें मैच हो रही थी और कुछ पहले दिए गए स्टेटमेंट से बिल्कुल ही अलग थी। इससे कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट हुआ, लेकिन टेस्ट में कृष्णा ने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जिस पॉइंट्स ने इस केस को एक नए डायरेक्शन में लाके खड़ा कर दिया। यही से इस केस को दूसरा एंगल मिलता है, एक अल्टरनेटिव स्टोरी, एक थियोरी जो बताती है अगर तलवार ने नहीं किया तो फिर किसने किया और इस मर्डर को एक्सिक्यूट कैसे किया। सीबीआई के अकॉर्डिंग जो उनकी सेकेंड थ्योरी बनी थी उसमें कहा गया कि 14 मई की रात हेमराज ने कृष्णा और राजकुमार को चुपके से अपने घर के अंदर लाया। कृष्णा एज यू ऑल नो राजेश तलवार के यहाँ काम करता था और राजकुमार तलवार फैमिली के घर के रिलेटिव के यहाँ का डोमेस्टिक हेल्प था। तीनों मिलकर हेमराज के रूम में दारू पीने लगते हैं। ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि पहले भी वो ऐसे रूम में आकर दारू पीते थे। कुछ देर बाद उनकी दारू ख़त्म हो गई तो राजकुमार और कृष्णा हेमराज से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो राजेश तलवार की पर्सनल कलेक्शन से एक दारू की बोतल ले आए। पहले तो हेमराज मना कर देता है, पर राजकुमार और कृष्णा उसको बार बार इंसिस्ट करने लगते हैं, उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। रिलक्टेंटली ही सही, पर वो एक पॉइंट के बाद मान जाता है। वो डाइनिंग रूम में जाकर राजेश तलवार की कलेक्शन से एक स्कॉच की बोतल लेता है। स्कॉच को ग्लास में पोर करके बोतल को वही डाइनिंग टेबल पर छोड़ देता है। सीबीआई के मुताबिक राजकुमार को आरुषि पसंद थी। नशे की हालत में कृष्णा और राजकुमार दोनों हेमराज के कमरे से बाहर आते हैं और आरुषि के कमरे के पास चले जाते हैं। वहां जाकर वो एलिजेडली आरुषि के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। आरुषि रेसिस्ट करने लगती है। तब कृष्णा अपनी कुकरी के हैंडल से आरुषि के सर पर एक ब्लो मारता है। आरुषि बेहोश हो जाती है। इसी बीच हेमराज ड्रिंक लेके वापस आ जाता है और जो हो रहा होता है वो देख लेता है। फिर कृष्णा और राजकुमार दोनों हेमराज को टेरेस पे ले जाकर समझाने लगते हैं कि जो अभी हुआ है वो उसे किसी और को ना बताए। जब बहुत समझाने पर भी हेमराज नहीं माना, कृष्णा ने अपने कुकरी के हैंडल से जैसे आरुषि के सर पर वार किया वैसे ही हेमराज के सर पर भी वार कर दिया। रिजल्ट, हेमराज भी बेहोश हो गया। पैनिक में कृष्णा और राजकुमार दोनों घबराने लगे कि अगर हेमराज होश में आ गया तो वो पुलिस और उनकी घर वालों को सब कुछ बता देगा। इसीलिए सीबीआई के मुताबिक कृष्णा कुकरी से हेमराज का काट देता है। लेटर जब बॉडी को डिस्कवर किया गया था तो टेरेस पर एक ब्लडी हैंडप्रिंट मिला था। अगर पुलिस उसको प्रॉपरली फॉरेंसिक टीम से चेक कराती थी तो शायद किलर पकड़ा जा सकता था, बट पुलिस के पुअर क्राइम सीन मैनेजमेंट के चलते अगले दिन बारिश होती है और जो ब्लडी हैंडप्रिंट था वो पूरा धुल के मिट चुका था। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसके बाद राजकुमार और कृष्णा एलिजेडली आरुषि के रूम में जाकर उसका भी काट देते हैं। फिर दोनों सीन क्लियर करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद लेटर राजकुमार को भी डिटेन करके इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ये जो सीबीआई की सर्वेंट्स ने मारा है वाली थियोरी थी, इट एक्चुअली मेड सेंस, क्योंकि जिस तरह से हेमराज और आरुषि का गला कट किया गया था, ऐसा कट कोई डॉक्टर या फिर जो मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है बस वो ही ऐसा कर सकता था। और याद रहे, कृष्णा हॉस्पिटल में काम करता था, सो नेचुरली सस्पिशन उसकी तरफ शिफ्ट हो गया। एंड ऑल्सो तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि कृष्णा के घर से एक कुकरी मिली थी। उसी टाइम पे सीबीआई को एक पिलो कवर भी मिला था जिसके ऊपर थोड़े ब्लड के ड्रॉप्स थे, जिसे उन्होंने फॉरेंसिक लैब भेज दिया था। एंड अब तक तो रिजल्ट्स आ ही गए थे और रिजल्ट से ये क्लियर था कि पिलो कवर पर हेमराज का ही ब्लड था। इस पर सीबीआई ने अपनी एक थ्योरी बताई। सीबीआई ने कहा कि कृष्णा जब आरुषि और हेमराज को मारकर जब घर गया होगा तब गलती से कुछ ड्रॉप्स उस पिलो कवर पे गिर गए होंगे। लाइक सीरियसली, ये केस अब तक बस थ्योरीज के बेसिस पे चल रहा था और ये पिलो कवर पहला ऐसा प्रॉपर एविडेंस था। बट व्हाटएवर, फाइनली द कल्प्रेट वाज आइडेंटिफाइड कि किसने हेमराज और आरुषि का मर्डर किया था। और इस एविडेंस के बेस पर सीबीआई 11 जून को पब्लिकली ये स्टेट करती है
कि तलवार इनोसेंट हैं। बट फिर आती है एक बड़ी प्रॉब्लम। कृष्णा के फैमिली मेम्बर्स सामने आते हैं और वो क्लेम करते हैं कि 15 में 8 से 9 बजे के बाद कृष्णा घर से बाहर गया ही नहीं और पूरी रात वो घर पर ही था। और फॉरेंसिक टाइमलाइन के हिसाब से आरुषि का हुआ था 12 से 2 बजे के बीच में। अगर कृष्णा की फैमिली की बात सच है तो फिर कृष्णा कर ही नहीं सकता। लेकिन सीबीआई ने इस स्टेटमेंट को इजीली एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी भी थी कि फैमिली मेंबर्स कृष्णा को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। एंड नॉट ओनली कृष्णा बट राजकुमार का भी कुछ ऐसा ही सीन था। अनीता दुर्रानी, जो राजकुमार की एम्प्लॉयर भी थी, वो अपने स्टेटमेंट में कहती है कि जिस दिन मर्डर हुआ राजकुमार उन्हीं के साथ था 12:30 बजे तक तो एटलीस्ट, क्योंकि उसके बाद वो सोने चले गए। मीनवाइल फॉरेंसिक से भी एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जिसकी वजह से इस केस में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हेमराज के घर से कुछ आइटम सीज हुए थे और उन आइटम्स में एक पिलो कवर भी था। फॉर नाउ लेट्स नेम दैट पिलो कवर P1। लेटर कृष्णा के घर से भी एक पिलो कवर मिला था। फॉर नाउ हम उसे P2 कहते हैं। अब होता क्या है, फॉरेंसिक्स कहती है कि उन्होंने इन पिलो कवर्स को लेबल करते वक्त गलती कर दी है। लाइक जो कवर P1 था उन्होंने उसको लेबल कर दिया P2 और जो P2 था उन्होंने उसको लेबल कर दिया P1, जिसका मतलब था जिस पिलो कवर पर हेमराज का ब्लड मैच हुआ था वो कृष्णा के घर से नहीं बल्कि हेमराज के घर से मिला था। यू सी, पहले ये रिपोर्ट ठीक थी, पर जब सीबीआई ने दोबारा से इस रिपोर्ट को कंफर्मेशन के लिए भेज दिया तब ये पूरा कन्फ्यूजन सामने आया। और सबसे ऑड बात ये थी कि सीबीआई खुद फॉरेंसिक को पूछती है क्या ये टाइपोग्राफिकल एरर है, एंड शॉकिंगली या सरप्राइजिंगली पता नहीं बट पूछने के बाद मिस्टेक मिल भी जाती है। सोचो, पहले पुलिस के बेसलेस अजम्पशंस, फिर कृष्णा के फैमिली का कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट, और अब फॉरेंसिक से इतनी बड़ी गलती, इतने सारे मिसमैच बस एक ही केस में। इट जेन्युइनली फील्स दैट समथिंग वाज ऑफ। बट या अगेन, ये बस अजम्पशंस और थियरीज थे विदाउट एनी सॉलिड एविडेंसेस। जो थियरी अब तक सॉलिड लग रही थी और जिसकी वजह से कल्प्रिट को भी ढूंढ निकाला था, बस एक गलती के वजह से कोलैप्स हो गई। और जो कृष्णा की नार्को टेस्ट वाली वीडियो थी जिसमें उसने कन्फेस किया था, वो भी कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए इनफ नहीं था, क्योंकि वो बस एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था। अब ये केस फिर से उसी जगह पे वापस आ चुका था जहाँ से इस केस को स्टार्ट किया था, और दोबारा से इस केस को एक सीबीआई टीम से दूसरी सीबीआई टीम को हैंडओवर कर दिया गया। इस सेकेंड टीम को लीड कर रहे थे एसपी नीलम किशोर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एजीएल कॉल। एजीएल कॉल ने इस केस को स्क्रैच से स्टार्ट किया। सारे इंटरव्यूज़ दोबारा से लिए गए, लोगों को फिर से इन्वेस्टिगेट किया गया और दोबारा से नुपुर और राजेश तलवार का नार्को टेस्ट किया गया। सीबीआई की फर्स्ट टीम बिलीव करती थी कि सर्वेंट्स ने किया है, जबकि ये जो टीम 2 थी ये बिलीव करती थी कि राजेश और नुपुर तलवार ने किया है। टीम 2 की थियोरी ये थी कि कोई बाहर वाला घर नहीं आया, हेंस वर एन इनसाइडर्स जॉब, लाइक घर के डोर्स या विंडोज़ पे कोई फोर्स्ड एंट्रीज के मार्क्स नहीं मिले। इसका मतलब था कि किसी घर वाले ने किया था, मतलब राजेश और नुपुर तलवार जो उस वक्त घर पर ही थे। और इस करंट सीबीआई टीम ने सर्वेंट्स को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि कृष्णा के पास उसकी फैमिली का एलिबाई था और राजकुमार के पास उनके ओनर्स का एलिबाई था। सो टू पुट इट शॉर्टली, सीबीआई टीम 2 का पूरा फोकस तलवार को गिल्टी प्रूव करना था। बट एट द एंड 29 दिसंबर 2010 सीबीआई ने रेकमेंड किया कि लैक ऑफ एविडेंस के चलते इस केस को क्लोज किया जाए। एंड इवन लैक ऑफ एविडेंस के चलते इन्होंने राजेश और नुपुर तलवार को ही प्राइम सस्पेक्ट के लिस्ट में ऐड कर दिया। लाइक इनडायरेक्टली वो ये कह रहे थे कि इन दोनों ने ही किया है, बट हम उसे प्रूफ नहीं कर सकते कोर्ट में क्योंकि हमारे पास इनफ एविडेंसेस नहीं है। फिर होना क्या था, 25 जैन 2011 को मैजिस्ट्रेट क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देती है। मैजिस्ट्रेट ने कहा कि केस को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अवेलेबल है। क्लोजर रिपोर्ट में जो पॉइंट्स तलवार के अगेंस्ट लिखे गए थे उनको जज ने कंसिडर करके उस क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में कन्वर्ट कर दिया। फिर तलवार को समन्स भेजे गए एज एन एक्यूज्ड ऑफ, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस एंड कॉमन इंटेंशन, फिर अरेस्ट हुए, बेल इवेंट्स, फिर ट्रायल शुरू हुआ और 25 नवंबर 2011 को लगभग 2 साल बाद कोर्ट ने तलवार को गिल्टी डिक्लेयर किया
और उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई। फिर तलवार ने इलाहाबाद के हाई कोर्ट में अपील की, आर्ग्यू करते हुए कि इन्वेस्टिगेशन गलत तरीके से की गई, एविडेंसेस वीक थे और मैनिपुलेटेड लग रहे थे और क्लोजर रिपोर्ट में ऑलरेडी डाउट था। आगे बढ़ते हुए लगभग 4 साल के बाद हाई कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि सीबीआई का जो ये केस था ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था, इसमें इनफ एविडेंसेस नहीं थे और यहाँ पे जो भी थेरीज बनाए गए थे ये बस थेरीज अजम्पशन के बेसिस पर थे, ना कि किसी हार्ड सॉलिड फैक्ट्स के ऊपर। इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा कि बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को ही जाना चाहिए, जो कि थे तलवार्स। और उस दिन तलवार्स को हाई कोर्ट ने उनके ऊपर लगे सारे चार्जेस से रिलीज़ कर दिया। तब से लेकर अब तक कोई अरेस्ट नहीं हुए हैं। एंड टॉकिंग अबाउट कृष्णा एंड राजकुमार, वो भी अभी तक फ्री ही हैं क्योंकि उनके ऊपर लगे एलिगेशंस काफ़ी वीक और अनरिलायबल थे। और आज तक नोएडा डबल मर्डर केस इंडिया के अनसॉल्व्ड केसेस में से एक है। तो बस आज का ये केस यही ख़त्म होता है। जाने से पहले आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं इस केस का पार्ट 2 पार्ट 1 अपलोड करने के अगले हफ्ते अपलोड करूँगा, बट हियर वी आर आफ्टर 3 months। आई एम रियली सो सॉरी अबाउट दैट। सो दैट वुड बी इट। बट प्लीज़ जिन्होंने भी वीडियो देखा है प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब भी कर लो नहीं किया है तो, बिकॉज सीरियसली इस केस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। विद दैट स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, आई विल सी यू एट द नेक्स्ट वन। टिल देन के लिए बाय बाय।